हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और चैप्टर है 5वां, यानी इसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। इसका पहला जो लेटर है वो और प्रोग्रेशन का पहला लेटर, इन दोनों से इसको यानी एपी को ही समानांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये एपी क्या होता है? एपी का मतलब है कि एक राशि दी गई होती है, राशियां दी गई होती हैं और उसमें हमें यह देखना होता है कि क्या वो राशियां में सेम चीजें जोड़ के लाई गई हैं अगला वाला, या सेम चीजें घटा के अगला लाया गया, अगला पद लाया गया, ये उसमें देखा जाता है। एपी का मतलब है, एक एग्जांपल से आप यूं समझिए कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है 1000 रुपया जो है ऋण लेता है। ऋण मतलब होता है कर्ज। अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपया कर्ज लेता है और प्रत्येक महीना वो 50-50 रुपया जो है चुका देता है, तो वो भी एक एपी के फॉर्म में भी आएगा। जैसे प्रथम महीना में वो 1000 पहले ऋण लिया था, 50 रुपया कम हो गया तो 950 हो गया। फिर अगले महीने में वो 50 रुपया कम देगा तो 900 रुपया हो जाएगा, बचेगा। फिर अगले महीना में वो 50 रुपया दे देगा तो 900 से 850 रुपया बचेगा। मतलब हम देख पा रहे हैं कि एक निश्चित संख्या घट रही है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही एपी है, यानी यही समांतर श्रेणियां हैं। इसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में कुछ चीजें आपको जानना है। पद आपको पहले पढ़ना, ये समझना है कि इसमें का पद क्या होता है। और पद का मतलब होता है कि ये जो दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके ये पद है। तो पद का मतलब एक प्रथम पद होता है, दूसरा द्वितीय पद होता है, तृतीय पद होता है। तो पदों की संख्या आपको ये पता चल जाएगी। दी गई एपी में आप पदों की संख्या पता कर सकते हैं कि कौन प्रथम पद है, कौन द्वितीय पद है। प्रथम पद हमेशा पहले होता है, फिर उसके बाद द्वितीय, फिर तृतीय, ऐसे करके होता है। तो इधर हम ऋण की जो राशि है 1000 है, 50 रुपया देने के बाद कितना बच गया? 950। तो ये प्रथम पद हुआ। फिर ये द्वितीय पद, ये फिर तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, ऐसे करके वो चलता है। तो प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। यानी आप ऐसे कहो तो पदों को कैसे सूचित किया जाता है? तो पदों को सूचित किया जाता है A1 से, A2 से, A3 से, A4, A5। मतलब अगर प्रथम पद है तो A1 कहेंगे, अगर द्वितीय पद है तो A2 कहेंगे, अगर तृतीय पद है तो A3 कहेंगे, चतुर्थ पद है तो A4 कहेंगे, अगर पंचम पद है तो A5 कहेंगे। ऐसे करके ETC मतलब ये बहुत ज्यादा है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद आप जरूरी नहीं कि A1 A2 करें। अगर आपको मन है तो T1 लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं, T3 लिख सकते हैं, T4 लिख सकते हैं और T5 वगैरह भी लिख सकते हैं। मतलब आपकी मर्जी, अल्फाबेट में से कोई एक अल्फाबेट आप रख सकते हैं, ABCD करके कुछ भी रख सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दरअसल बुक्स वगैरह में A1 A2 ही दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए, अगर A1 A2 की अगर हम बात करें तो एक विशेष संख्या, एक विशेष अंक जो है इन दोनों के बीच या तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। आप ऐसा समझो कि अगर दो चीजें दी गई हैं, दो राशियां दिया, दो पद दिए गए हैं। मान लेते हैं ये प्रथम पद है, मान लेते हैं ये प्रथम पद 950 है, द्वितीय पद हमारा 900 आया, फिर तृतीय पद 850 आया। तो हम क्या देख पा रहे हैं इसमें? हम देख पा रहे हैं कि सब में से 50-50 घटाया जा रहा है, तब जाके ये आ रहा है। मतलब 950 में से 50 घटाए तो 900 आया, 900 में से 50 घटाए तो 850 आया। फिर उसी तरह से 850 में से 50 घटाएंगे, 850 में से 50 घटाएंगे तो 800 आएगा। तो ये पद जो है चलता रहेगा, ये चलता जाएगा जब तक कि वो जीरो ना हो जाए। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि सबका अंतर 50-50 है, तो इसको सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। इसी को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। सार्व अंतर कैसे निकलता है? सार्व अंतर निकलता है A2 में से A1 को घटा के, A2 में से A1 घटा के। A2 क्या है अभी तो बताएं, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, ऐसे करके जा रहा है। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो हमारा डी आ जाएगा। चाहे आप तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे तब आ जाएगा। यानी कहने का मतलब दूसरे वाले में से पहला घटाओ, तीसरे वाले में से दूसरा घटाओ, चौथे वाले में से तीसरा, या फिर पांचवें वाले में से चौथा। मतलब बड़का पद में से एक उसका कम पद वाला जो है घटाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा
डी आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं। इसमें एक एपी दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2 और माइनस का 3/2। तो इसमें पहला क्या पूछ रहा है कि इसमें प्रथम पद बताना है कि क्या होगा। प्रथम पद यानी A1 क्या होगा, तो जो पहले होता है वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या है जी, प्रथम पद 3/2 है, तो लिख लेंगे 3/2। उसके बाद पूछता है कि सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी जो है क्या होगा। तो डी निकालने के लिए क्या है ना, किसी बाद वाले में से उसके पहले वाला घटा दीजिए। मतलब अगर आपका मन है तो -3/2 में से -1/2 घटा सकते हैं, या फिर -1/2 में से 1/2 घटा सकते हैं, या फिर 1/2 में से 3/2 घटा सकते हैं। तीनों मतलब ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल फॉर्मूला रखते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं। तो पहले पता होना चाहिए A1 कौन है, A2 कौन है। लगातार आप समझो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं A2 कौन सा है, A2 जो है ना 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे। माइनस करना है तो माइनस लिख लेंगे। और A1 जो है ना 3/2 है, तो लिख लेंगे 3/2। अब बटे का घटाव तो बनाने आता ही होगा। बटा बटा 2 है, तो 2 का एलसीएम 2 ही होता है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार में 2 आएगा, उसी एक से एक में गुना करेंगे तो 1 आएगा। माइनस का माइनस, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, उसी एक से 3 में गुना करेंगे तो 3 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो एक में से 3 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाते हैं, तो 3 में से 1 घटाएगा 2 आ जाएगा। अब बट्टे का 2 आया। अब इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो 2 है ना, 3 है ना माइनस में है, यानी माइनस ज्यादा है, तो यहाँ माइनस लिख लेंगे और इस प्रकार ये कटेगा तो माइनस का 1 होगा। तो सार्व अंतर जो है हमारा -1 आया। तो क्या सभी जगहों पर सार्व अंतर -1 है कि नहीं है, इसकी पुष्टि कर लेते हैं। तो एक बार 2 में से 1 घटाएंगे, अब 2 घटाएंगे किसमें से, A3 में से A2 को घटाते हैं। तो A3 कौन सा है, माइनस का 1/2 में से घटाएंगे 1/2। अब क्या है ना, 2 का एलसीएम सेम 2 ही होगा, तो -1 का -1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, काम प्लस का साइन माइनस का। अब क्या है ना कि घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस यहाँ है तो आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ भी सार्व अंतर 1 आया, यहाँ भी सार्व अंतर 1 आया। जब सब सार्व अंतर 1 ही आए तो इसका मतलब है कि दिया गया पद जो है एपी में है, दिया गया जो पद है वो एपी में है। अगर सब सार्व अंतर एक समान नहीं आया, इसका मतलब यह है कि वो एपी के पद में, एपी के फॉर्मेट में नहीं है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर का सवाल देखते हैं। पहला में पहला है, पहला का ये पहला है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, और उसके बाद जितना किलोमीटर चलिएगा उतना 8 आगे बढ़ता जाएगा। यानी प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। तो हम लिखेंगे, पहले तो हल लिख लें, उसके बाद लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया। और किसका किराया है, टैक्सी का किराया है। तो प्रथम किलोमीटर चलने के बाद टैक्सी का किराया या प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया। उसके बाद लिखेंगे द्वितीय किलोमीटर का किराया, मतलब पहला किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर जा रही है तो 15 रुपया टैक्सी का हो रहा है। अगले जितना किलोमीटर जाएंगे उतना 8 जुड़ते जाएगा, तो द्वितीय किलोमीटर का 8 जोड़ देंगे तो 23 रुपया। उसके बाद तृतीय किलोमीटर का निकालेंगे, तृतीय किलोमीटर का किराया बराबर, इसमें फिर 8 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 31 रुपया। फिर उसी प्रकार से चतुर्थ किलोमीटर या चौथे किलोमीटर का किराया बराबर 8 जोड़ देंगे फिर, तो आपका हो जाएगा 40 नहीं 39 रुपया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रथम 1 किलोमीटर जाने पर 15 रुपया लग रहा है, फिर द्वितीय में दूसरे किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया बढ़ जा रहा है, फिर तीसरे किलोमीटर जा रहे हैं तो 8 रुपया फिर बढ़ जा रहा है, चौथे किलोमीटर जा रहे हैं तो 8 रुपया और बढ़ जा रहा है। इस प्रकार से किराए की सूची आ गई है हमारे पास। तो लिखेंगे किराए की सूची, किराए की सूची
बराबर, एक तो 15 है, फिर दूसरा 23 है, फिर तीसरा 31 है, फिर चौथा 39 है। इसी प्रकार हम जितना किलोमीटर और जाएंगे उतना ही 8 8 जुड़ते जाएगा। तो हम इतना ही चारे को रहने देते हैं। अब हमको देखना है कि क्या ये एपी में है। एपी में आने के लिए हम बताए थे एपी में तब होगा जब सार्व अंतर एक समान होगा। सार्व अंतर अगर एक समान नहीं है तो एपी में नहीं हो सकता। तो हमने क्या करना है कि इसको पता करना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है कि नहीं, उसके लिए हमको सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। और पहले हम इसको लिख लेते हैं कि A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, A3 कौन सा है और A4 कौन सा है। A1 जो पहले होता है, फिर दूसरे नंबर पर A2 होता है, तीसरे नंबर पर A3 होता है, चौथे नंबर पर A4 होता है। यानी ये प्रथम पद हुआ, द्वितीय पद हुआ, तृतीय पद, या चतुर्थ पद। उसके बाद हमको क्या करना है, डी निकालना है। तो एक बार D1 निकालते हैं। D1 मतलब प्रथम सार्वंतर, फिर द्वितीय सार्वंतर निकालेंगे, फिर तृतीय सार्वंतर निकालेंगे। तो यहां ध्यान रखना है कि अगर सार्व अंतर पहला है तो दूसरे में से पहला घटेगा। फिर से समझिए कि अगर सार्व अंतर पहला है तो दूसरे में से पहला घटाएंगे। तो दूसरा क्या है, 23 है, तो A2 में से A1 घटाएंगे, तो 23 में से घटाएंगे 15, तो ये आएगा 8। फिर D2 निकालेंगे। D2 का मतलब यहाँ पहला था तो दूसरे में से पहला घटाए थे, यहाँ दूसरा है तो तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। तीसरा क्या है, A3, तो A3 में से A2 घटाएंगे, तो A3 आया 31, घटाएंगे 23, तो आपका आंसर हो जाएगा 8, यानी घट के 8 आएगा। फिर उसके बाद में D3 देखेंगे। तो D3 का मतलब है कि एक ज्यादा में से एक कम घटाओ, यानी D3 है तो 4 पर जाएंगे, तो A4 में से A3 को घटा देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 39 में से गया 31, तो आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के। यानी सभी सार्व अंतर जो है एक समान है, 8 8 8 है। इसीलिए किराए की जो राशि है, यानी जो पद है, किराए की राशि जो पद के रूप में दिया गया है, यह पद जो है एपी के रूप में है, एपी के रूप में है। यानी ये जो किराया है टैक्सी का, जो सूची हमको किराए की प्राप्त हुई है, वो एक एपी के फॉर्मेट में है। अब देखते हैं एक का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार में शेष बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। पहले सवाल को समझिए। कोई एक बेलन जैसा पात्र है, कोई एक बेलन है, उसमें हवा भरा हुआ है, उसमें जितना हवा है उसका 1/4 भाग एक बार में निकालता है। तो हमें देखना है कि इसकी पहले तो हमें सूची बनानी है कि प्रथम बार में कितना निकला, फिर दूसरे बार में कितना, फिर तीसरे बार में, मतलब पहले बार में निकलेगा तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, फिर उस शेष का 1/4 बार फिर निकलेगा, फिर कुछ ना कुछ शेष बचेगा, फिर उसके बाद में उसका 1/4 भाग निकलेगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि वो जो है प्रत्येक बार में 1/4 भाग निकाला है। तो क्या ये जो सूची निकलेगी हवा निकालने की, जो सूची आएगी, वो क्या एपी में है कि नहीं है, उसे ही हमें बनाना है। तो चलिए पहला हम यहाँ हल लिख लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे क्या, हमें कितना हवा है बेलन में मालूम नहीं, तो मान लेंगे माना कि बेलन में उपस्थित हवा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है। हवा की मात्रा जो है x है, मान लेते हैं बेलन है उसमें x मात्रा जो है हवा की है, और एक बार में यानी प्रत्येक बार में 1/4 आ रहा है। तो लिखेंगे प्रथम बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा, पंप द्वारा निकाली गई हवा बराबर किसका 1/4, तो x का 1/4, तो ये हो जाएगा x में 1 से गुना x हो जाएगा बटे का 4। यानी एक बार हम हवा निकालते हैं तो x/4 भाग निकल जाती है। पहले कितना था x, निकल कितना गया x/4,
तो कुछ ना कुछ शेष बचा होगा, तो लिखेंगे शेष बची हवा। शेष बची हवा बराबर पहले से जितना हवा था, जितना हवा निकल गया उसको घटा लेंगे। यानी जितना हवा पहले था और जितना निकल चुका है उसको घटा लेंगे, तो कितना मौजूद है, कितना बच गया वो आ जाएगा। तो ये 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार में 4 आएगा, उसी 4 से x में गुना, तो 4x। माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4 एक बार में, 1 से गुना x में, तो x से होगा। 4 गो x में से 1 गो x घटा देंगे तो 3 गो x आ जाएगा बटे का 4। मतलब शेष बचा हुआ जो भाग है हवा का, हवा की मात्रा है 3x बटे 4। अब फिर दूसरे बार में इसका 1 बटे 4 निकलेगा, तो लिखेंगे दूसरे बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा बराबर किसका 1 बटे 4, शेष भाग का। तो 3x बटे 4। क्यों 3x बटे 4? क्योंकि अब इतना ही बचा है, इतना में से इसको घटा दिए, इतना ही आया। अब इसका 1 बटे 4 भाग जाएगा। अब इसका 1 बटे 4 भाग निकालेंगे, तो 4 भाग निकालेंगे, गुना करेंगे, तो 3 में 1 से गुना 3x, और बटे का 4 में 4 से गुना 16 होता है। यानी इतनी भाग निकल चुकी है, इतना पहले था, इतना निकल गया, कुछ ना कुछ शेष बचेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो क्या करेंगे जी, फिर से लिखेंगे शेष बची हवा, हवा बराबर कितना बचा हुआ, 3x बटे 4 में से निकाल दिए कितना, 3x बटे 16, कितना बचेगा। देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं। 16 में और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार में 16 आएगा, उसी 4 से गुना करेंगे। 3x में तो हो जाएगा 3 चौके 12x, माइनस का माइनस। 16 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, उसी 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब घाटा है तो देखेंगे पहले, क्या है ना कि 12x में से 3x गया, तो 12x में से 3x जाएगा तो हो जाएगा 9x, अब बटे का 16। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, पहले हवा की मात्रा x थी, दूसरी दफा बची हुई हमारी शेष मात्रा 3x बटे 4 थी। उसके बाद में फिर निकालने 1 बटे 4 भाग निकालने के बाद में फिर बची हुई हमारी एक जो शेष मात्रा है हवा की 9x बटे 16 है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि एक बार में निकला हुआ भाग इतना था, फिर दूसरे भाग में निकाल दिए तो शेष बचा हुआ भाग इतना। उसी प्रकार तीसरी बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा बराबर किसका आप निकालेगा, अब इतना बचा हुआ है इसका 1 बटे 4 भाग निकालेगा, तो 9x बटे 16, और निकालेगा 1 बटे 4, तो गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। इतना भाग निकल गया तो बचा कितना, तो फिर यहाँ पर शेष भाग निकालेंगे, शेष बची हवा। फिर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले से कितना था 9x बटे 16, और 9x बटे 16 में से कितना निकल गया 9x बटे 64। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 64 और 16 का एलसीएम 64 होता है। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 के 16 दूना 32, 16 के 48, 16 चौके 64, 4 बार उसी 4 से गुना करेंगे। 9 में तो 9 चौके 36, x हो जाएगा, माइनस का माइनस। 64 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 64 आएगा, उसी 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9x का 9x। 36 को x में से 9 को x घटा देंगे तो 27 को x आएगा, अब बटा 64 का 64। हम देख पा रहे हैं ये हमारा आ गया 3x बटे 4, और दूसरा हमारा निकाले हैं तो हमारा आया हुआ है कितना 3x बटे 16, और फिर तीसरा नंबर जो है हमारा निकाले हुए हैं, तो शेष बची हुई हमारी जो हवा है वो 27x बटे 64 आई है। मतलब पहली बार में हमारी हवा जो है पंप बेलन की जो हवा है वो 3x बटे 4 बची थी, फिर दूसरी बार में 9x बटे 16 बची है, फिर तीसरी बार में 27x बटे 64 बची है। तो हम शेष बची हुई हवाओं का क्या करेंगे, ये सूची निकालेंगे। तो लिखेंगे शेष
हवा की सूची। अब कितनी हवा बची है उसकी सूची एक देख लेते हैं। पहली दफा थी 3x/4 है, दूसरी बार में है हमारा 9x/16 है, तीसरी दफा है 27x/64 है। तो हम देख पा रहे हैं कि 4, 16, 64 है और हम ये सूची है, आया हुआ है, पद है, लेकिन क्या ये एपी के फॉर्मेट में है? एपी के फॉर्मेट में लाने के लिए हम निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है डी। डी कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। तो D1 निकालेंगे। D1 के लिए क्या करेंगे, भाई A1 है, भाई A2 है, भाई A3 है, तो A2 में से A1 को घटाएंगे। तो A2 में से A1 घटाना मतलब 9x/16 में से 3x/4 घटाएंगे। तो 4, 16 का लसा 16 होता है, 9x का 9x माइनस हो जाएगा, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौका 12x घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3x/16। ये तो पहला आ गया। फिर दूसरा देखते हैं D2 कैसे निकालेंगे। तो D2 निकालने के लिए A3 में से A2 को घटाएंगे, मतलब 2 कहेगा तो 3 में से घटाएंगे, 3 कहेगा तो 4 में से 3 को घटाएंगे, ऐसे करके। तो ये है 27x/64 में से घटाएंगे क्या, 9x/16। अब क्या है ना कि 16 और 64 का एलसीएम 64 होता है, तो 27x में से घटाएंगे 16 4 बार में, 9 चौके 36 x आ जाएगा। तो अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 में से ये माइनस का 9x हो जाएगा और बटे का 64 हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि D1 जो है ना, D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। जब D1 बराबर D2 नहीं है, इसका मतलब जो है ये जो हम निकाले हैं पद एपी के फॉर्मेट में नहीं है, यानी ये एपी के रूप में नहीं है। अब देखते हैं एक का तीसरा नंबर सवाल। एक का तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50-50 रुपया बढ़ती जा रही है। यानी कहने का मतलब है कि एक कुआं खोदा गया है, 1 मीटर, पहले का जो 1 मीटर की खुदाई है उसमें 150 रुपया की लागत है, 150 रुपया लगा है 1 मीटर खोदने में। अब उसके बाद जितना मीटर एक्स्ट्रा खोदाएगा उतना 50 रुपया बढ़ता जाएगा, मतलब दूसरा मीटर खुदाएगा तो 50 रुपया लगा, फिर तीसरा मीटर खुदाया तो उसमें 50 रुपया फिर लगा, ऐसे करके 50-50 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये पता करना है कि क्या इसके जो लागत की सूची आएगी वो लागत की सूची एपी के रूप में है, एपी के फॉर्मेट में है या नहीं है, हमें ये पता करना है। तो पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे प्रथम 1 मीटर की खुदाई की लागत। कुआं खोदा जा रहा है तो लागत जो है कितनी है, प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत जो है 150 रुपया है। दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, इसको हिंदी में लिख देते हैं, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर 50 बढ़ जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है तीसरे मीटर की खुदाई की लागत यानी 50 रुपया फिर बढ़ जाएगा तो 250 रुपया हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी खुदाइयां होंगी, कितना मीटर तक खोदना है इसकी कोई ये नहीं है, निश्चित दिया हुआ नहीं है कि कितना तक खोदना है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 1, 2, 3 मीटर तक हम लोग मान के चलते हैं कि 3 मीटर तक खुदाई हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब खुदाई की लागत जो है, खुदाई की लागत की सूची, अब ये सूची क्या आई है, कितने रुपया लागत हुई है। तो प्रथम में 150 रुपया था, दूसरा में 200 रुपया था, तीसरा में 250 रुपया है, तो लिख देंगे। अब क्या है ना कि हमें ये देखना है कि ये एपी के फॉर्मेट में है कि नहीं। ये जो सूची आई है खुदाई की लागत की सूची एपी के रूप में है कि नहीं। एपी के रूप में है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको सिर्फ यही बताना है कि एपी में है कि नहीं।
तो हमको क्या करना है, D1 निकालना है। D1 मतलब सार्व अंतर, पहले ही बता चुके हैं, D का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर को D कहते हैं और D हमको निकालना है। अगर सब D जो है बराबर हुआ तो इसका मतलब है कि वो एपी में है। तो पहला D निकालेंगे, पहला D का मतलब होता है कि दूसरे में से पहले को घटाए, तो A2 में से घटा लेंगे A1 को। ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो इस प्रकार से A2 में से A1 को घटाएंगे तो 200 में से घटा लेंगे 150 को, तो 50 आएगा। उसके बाद में D1 निकाल दिए तो D2 निकालेंगे। D2 क्या करेंगे, तो 150 में 250 में से 2 तक घटा लेंगे, A3 में से घटाएंगे A2 को, यानी 250 में से घटाएंगे 200 को, आएगा आपका 50। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं D1 जो है बराबर है D2 के, इसलिए लागत की सूची, लागत की जो सूची हमें प्राप्त हुई है वह एपी में है। लागत की सूची जो हमें प्राप्त हुई है, खुदाई की लागत की जो सूची हमको मिली है वो जो है एपी के फॉर्मेट में है। क्यों है, क्योंकि D1 जो है D2 के बराबर है, सार्व अंतर जो आया है वो बराबर है।